वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज जो है हमारी कैपिटल गेन की क्लास शुरू होने वाली है। इसके पहले मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज क्लासेस। और वीडियो शुरू करने से पहले क्लास को कैपिटल गेन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि जैसे टैक्स में लोगों के बहुत कम मार्क्स आते हैं, और टैक्स जो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए ना बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्चुअली में है। सिलेबस इसका बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। बट टैक्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है। अब मैं बताती हूँ कि हमें लगता क्यों है। टैक्स को हम याद करने की कोशिश करते हैं। टैक्स याद करने की चीज़ नहीं है। मुझे ना टैक्स बहुत लॉजिकल लगता है। मुझे लगता है हर एक प्रोविज़न के पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। और अगर आप उस रीज़न को समझ जाओगे ना तो फिर टैक्स आपको ईजी लगने लगेगा। उसके बाद आपको टैक्स हार्ड नहीं लगेगा, और फिर आप नंबर भी स्कोर कर सकते हो। तो टैक्स को अगर याद करने बैठोगे ना तो इतनी मोटी बुक, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, टैक्स का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी टीचर के बुक से पढ़ लो, आपको बुक्स जो है वो मोटी ही दिखेगी। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, तो लगेगा कि सिलेबस कितना ज़्यादा है। बट एक्चुअली में अगर उसके प्रोविज़न के पीछे का लॉजिक समझ लो तो टैक्स बहुत हल्का लगने लगता है। तो अब जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कैपिटल गेन की क्लास। लॉजिक वाइज सारे प्रोविज़न को समझेंगे, और आप किसी भी टीचर के बुक को रेफ़र करो, नो प्रॉब्लम। बस आप सिर्फ मेरी बातों को समझो कि ये जो कैपिटल गेन में मैं ये बता रही हूँ कि ये कैपिटल एसेट क्या है, उसके पीछे मैं क्या लॉजिक दे रही हूँ, क्या रीज़न दे रही हूँ, बस उसको समझो। एंड रेस्ट यू कैन डू। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टीचर की क्लासेस भी लेते हो तो जाके खुद भी उसको पढ़ो। चाहे उसकी रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे उसकी रिवीजन क्लासेस आपने परचेज़ किए, उसको खुद जाके पढ़ो। तभी आपको उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो टीचर ने बताई है, फॉर एनी सब्जेक्ट में बोल रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तभी आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा कि इसके पीछे टीचर ने क्या बताया था। और वो आपको रिकॉल होगा जब आप दूसरी बार रिवीजन करोगे, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वो आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगा। अगर आप इसको रटने बैठोगे ना, स्पेशली टैक्स को, कभी नहीं होने वाला। और आप लॉजिक को समझ के एग्जाम्पशन ला सकते हो। सो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो कैपिटल गेन को समझने के लिए, किसी भी एसेट पे कैपिटल गेन का टैक्स लगता है कब? जब वो कैपिटल एसेट होता है। तो सारे एसेट जो भी आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है, आपके घर का फर्नीचर, कपड़े, सब एक एसेट ही है। तो ये सारे एसेट पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। कुछ ही एसेट होते हैं जो कि कैपिटल एसेट बनते हैं। कैपिटल गेन बनने के लिए, कैपिटल गेन पे टैक्स लगाने के लिए पहले एसेट को कैपिटल एसेट बनना पड़ेगा, और कैपिटल एसेट बनने के बाद से जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज, सबसे पहले कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। अच्छा ओके, आई एम रेफरिंग आईसीआई का, मैं जो स्टडी मैट है मैं उसको रेफर कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ को रेफर कर लेना, कोई भी बुक को। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद से है, ये कैपिटल एसेट का पहला इंक्लूजन है। सेकेंड इंक्लूजन है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूलिप नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D एज पर फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो देयरऑफ। ये तीन चीज़ें कैपिटल एसेट बनती हैं। अब हम तीनों चीज़ों को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। आप एक इंडिविजुअल है, आपके बाय यू जितनी भी प्रॉपर्टी ओन की गई हुई हो, वो सारी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? पहले लाइन में तो देखिए ये लग रहा है ये सब कुछ हमारा जो है कैपिटल एसेट बन गया। ये सब कुछ क्या बन गया? ये सब कुछ आपका कैपिटल एसेट बन गया। आपकी आंखों से जितना भी दिख रहा है, अगर आप सपोज आप अपने फादर का इवेल्यूएशन कर रहे हैं कि मेरे पापा के पास कितना कैपिटल एसेट है, तो आपको लग रहा होगा कि जितनी भी चीज़ें मेरी आंखों से दिख रही है, ये घर, ये बिल्डिंग, ये अलमीरा, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें कैपिटल एसेट है। बट उसमें कुछ एक्सक्लूजन भी है। आप देखो, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ एक्सक्लूड कर दिया गया है। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है जो कि बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज में आ रहा है, तो वो कैपिटल एसेट हमारा नहीं बनेगा, पहला एक्सक्लूजन। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट, जो भी आपकी पर्सनल यूज की चीज़ें हैं, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब आपके घर में अभी जितनी चीज़ें आपको दिख रही थी ना, पहले लाइन पढ़ने से क्या लगा जब मैंने बोला कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, वो कैपिटल एसेट बन गई। बट यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया पर्सनल इफेक्ट को। मतलब जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल यूज़ में है, चाहे वो वियरिंग अपैरल हो गए, मतलब आपके कपड़े हो गए, या फिर आपकी आंखों से दिख रहा आपका फर्नीचर हो गया, या फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी लैंड या बिल्डिंग हो, सॉरी
मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी है, जैसे कि आपकी कार हो गई या फिर आपके कपड़े हो गए, आपकी फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पर्सनल इफेक्ट वाली क्या बन गई, अब ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गई। तीसरा एक्सक्लूजन है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ऑफ कोर्स फार्मर्स के पास तो ज़मीन होती है, बट उनका इतना नहीं होता कि वो उसको कभी अगर बेचते हैं तो उस पर टैक्स भी दे पाए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। चौथा है हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। मतलब अगर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में कहा था 1999 में, अगर उस स्कीम के अंदर जो भी बॉन्ड इशू हुए थे, अगर आप वो हेल्ड करते हैं तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर आप उसको बेचते हैं, मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा था और आप उसको कल को बेच देते हैं 120 रुपये में, तो आपका 20 रुपये क्या हो गया, कैपिटल, मतलब एक एसेट है तो कैपिटल गेन बन गया। लेकिन ये जो गेन है इस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गया है। चौथा है डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जितनी भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू हुई थी उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। ये एक्सक्लूजन किस लिए किया गया आपको पता है, मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। एक्सक्लूजन इसलिए किया गया ताकि देखो, जब भी आप इस टाइप की चीज़ें खरीदते हो तो एक होता है कि आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जब बॉन्ड वगैरह आप खरीदते हो तो आपको 8% 9% पे इंटरेस्ट मिलता है। फिर अगर वो लिस्टेड है तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, नहीं लिस्टेड है तो मार्केट में नहीं बेचते, आपको एट द एंड ऑफ द रिडम्पशन पे क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर देखो तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कुछ टैक्स भी लग जाता है। तो 8% का आपने इंटरेस्ट कमाया, आप 30% अगर टैक्स के ब्रैकेट में हो, 30% आप टैक्स भी देते हैं। तो एक होता है हमारा अर्निंग यील्ड, हम निकालते हैं कि हमारा नेट कितना बनता है। तो हमें नेट पता चलता है कि हमारा नेट जो बेनिफिट हुआ, हमें नेट जो अर्निंग हुई वो 4 या 5% के उसमें हुई, 4 या 5% हुई। तो लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो, और गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये जो 2 स्कीम के मैंने नाम बताए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गवर्नमेंट चाहती थी कि, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट ने इशू किए थे, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो लोगों को लालच देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कैपिटल एसेट से बाहर कर दिया। और जैसे ही आप कैपिटल एसेट से बाहर करते हो इस पर कैपिटल गेन लगना बंद हो जाता है। और कैपिटल गेन लगना बंद हो जाता है तो जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट किया है उसकी अर्निंग यील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई और बॉन्ड सब्सक्राइब करो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर लिस्टेड है तो बेच दोगे, नहीं लिस्टेड है तो आपको लास्ट में आपको रिडीम हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप उस पर टैक्स भी दोगे, तो आपका 8% का जो इंटरेस्ट मिल रहा था, टैक्स लगा लगा के सब हम देखते हैं कि यार ये तो 4-5% ही हम कमा पा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट 7% भी देगी तो आपका 7% वो पूरा का पूरा क्या हो गया, अपना हो गया। इसलिए इसको कैपिटल एसेट से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने एक पॉइंट बताया, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 3 चीज़ें हमारी कैपिटल एसेट बनती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनएसएससी, ठीक है। आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हेल्ड करते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट हो गई। उसमें से कुछ हमने एक्सक्लूड कर दिया था, क्या क्या एक्सक्लूड किया था, हमने एक्सक्लूड किया था स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड कर दिया, तो हमने क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया था, हमने स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड कर दिया था, हमने पर्सनल इफेक्ट वाली चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया था। तीसरा जो चीज़ हमने एक्सक्लूड किया था वो था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये 4 चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई थी। लेकिन पर्सनल इफेक्ट की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि पर्सनल इफेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी एक्सक्लूड हो जाएंगी, बट उस एक्सक्लूजन में भी एक इंक्लूजन आ गया। कुछ पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें जो हैं आपकी वो कैपिटल एसेट बन जाती हैं। अब हम उस इंक्लूजन की बात करते हैं। पहला है ज्वेलरी, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास ड्राइंग है, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है या फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इस वजह से जो है अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो ये आपकी कैपिटल एसेट बनेंगी। दो ये आपकी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, हो सकता है आप इसको यूज़ में ला रहे हो या फिर आपने अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ पेंटिंग या फिर वर्क ऑफ आर्ट खरीदा हो, बट स्टिल ये क्या हो जाती है, ये आपकी कैपिटल एसेट का पार्ट बनती है। और अगर आप इसको फ्यूचर में कभी बेचते हो
तो आपको कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब हम अपने दूसरे कैपिटल एसेट की दूसरी पार्ट पे आते हैं। एक तो हमारा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पार्ट है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई स्टॉक रखते हैं तो वो हमेशा ही क्या होंगी, ट्रीट होंगी, वो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट ट्रीट होंगी, वो हमेशा एक कैपिटल एसेट ट्रीट होंगी। अगर आप FII नहीं हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो जैसे मैं हूँ और मेरे पास कोई एसेट है, तो मेरे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करूँ, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ है इसमें प्रोविज़न कि आप स्टॉक इन ट्रेड कब ट्रीट करेंगे और कैपिटल एसेट कब। तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करूँ या फिर मैं उसको क्या ट्रीट कर दूँ, कैपिटल एसेट ट्रीट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न लाया गया जिसमें ये लिखा गया कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII ये हमेशा आपकी कैपिटल एसेट ट्रीट होंगी। तीसरा है यूलिप। पहले दूसरे वाले का ना मैं रीज़न बताती हूँ। देखो होता क्या है, अगर आप एक स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करते हो, अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कुछ स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज़ है, मैंने उसको हेल्ड किया है और मैं उसे स्टॉक इन ट्रीट करूँगी, तो स्टॉक इन ट्रेड अगर मैं ट्रीट करती हूँ, अगर मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में फॉल होती हूँ या फिर 20% में भी फॉल होती हूँ, समझ लो, तो मुझे टैक्स कितना लग जाएगा, 20% या 30% जिस टैक्स ब्रैकेट में मैं फॉल करूँगी उसमें मुझे टैक्स लग जाएगा। और कैपिटल गेन पे टैक्स कितना होता है, 10% या 15%। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो आके हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो इसलिए फेमस है कि वहाँ पे FII की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट हमारे स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रमोट करने के लिए ये प्रोविज़न लेके आई कि अगर आप FII हो तो फिर हम आपको AO के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि AO क्या करते हैं, आपका केस अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रेडिंग करने लगते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपका बिजनेस है, आपका तो ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो इस वजह से AO उनका केस ना खोल पाए या कुछ भी लफड़ा ना हो, तो इसलिए क्या किया सरकार ने, उनको एक प्रोविज़न ही दे दिया कि ये हम हमेशा तुम्हारा जो तुमने ये जो सिक्योरिटीज़ हेल्ड की हैं उसको हम कैपिटल गेन ही मानेंगे, और कैपिटल गेन मानेंगे तो तुम लोअर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करोगे, तुम 30% या फिर 20% में नहीं जाओगे, तुम 10-15% टैक्स दोगे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न समझ आ गया। तीसरा है हमारा यूलिप नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D एज पर 4th and 5th प्रोविज़न देयर ऑफ। देखो, दो टाइप के जो यूलिप्स है ना वो एग्जेम्प्ट है। पहला यूलिप कौन सा है कि 1 February 2021 के बाद से अगर आपने एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट का सपोज करो कि अगर उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम पेबल है वो एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख, तो ये आपका एक कैपिटल एसेट बन जाता है। या फिर ये हो गया 4th प्रोवाइजो, या फिर 5th प्रोवाइजो क्या बोलते हैं, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी ईयर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड आफ्टर 1 Feb 21। अगर 1 Feb 21 के बाद से आपने एक यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें आपने मान लो कि पहले वाले में था कि आपने एक यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्रीमियम पेबल 2.5 लाख रुपए है, अब आपने मल्टीपल यूलिप्स ले लिए और लिया कब है 1 Feb 21 के बाद से, तो हम सबको एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद से अगर 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है, कहना ये चाहते हैं, तो भी वो आपका कैपिटल एसेट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, कैपिटल एसेट होता है, ठीक है, 100 रुपये की एक कैपिटल एसेट है। सपोज आपने कुछ भी, आपकी एक लैंड है जो कि 100 रुपीज़ की है, आपने उसे बेचा 150 रुपीज़ में, आपके पास ये जो 50 रुपीज़ क्या हो गया, ये 50 रुपीज़ आपके पास कैपिटल गेन बन गया, आपको इस पर कैपिटल गेन हो गया। अब ये 50 रुपीज़ पे आपको क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इतना समझ आ गया कि हमारा कैपिटल गेन का टैक्स कैसे लगता है। वैसे कैपिटल गेन आई थिंक आपने IPCC में पढ़ा होगा, थोड़ा सा बेसिक तो पढ़ा ही होगा, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा कैपिटल गेन कैसे निकलता है और टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये कैपिटल गेन का टैक्स, मान लो मैंने आज बेच दिया, आज मैंने अपने 100 रुपये वाले एसेट को बेच दिया, तो मैंने आज बेच दिया, आज मुझे पैसे मिल जाएंगे। इस ईयर में मैंने सपोज 21-22 में बेचा है, 21-22 में मैं जब रिटर्न फाइल करूँगी तो उसका टैक्स लग जाएगा, मैं 21-22 में उसके ऊपर टैक्स दे दूँगी और अपना ITR फाइल कर दूँगी। अब कुछ ऐसे एसेट होते हैं
मतलब कि कुछ ऐसे कैपिटल गेन होते हैं जिसके लिए एक अलग प्रोविज़न बनाया गया है कि आपने जिस ईयर में सेल किया उस ईयर में हम आपके लिए कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगाएंगे, एक अलग ईयर में लगाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट हटके इसको बनाया गया। उन सब के पीछे लॉजिक भी है, एक एक करके सारे लॉजिक को समझेंगे और एक एक प्रोविज़न को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज/डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम, किस चीज़ से अराइज हो रहा है? इंश्योरेंस क्लेम से। और ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, ईयर ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देखो क्या हो गया कि आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया था, आपके पास कोई कैपिटल एसेट है जिसका, जैसे मान लो कि आपके पास एक पेंटिंग है जिसका आपने इंश्योरेंस कराया था, बहुत महंगी पेंटिंग थी, आपने खरीदा था उसे 1,00,000-2,00,000 रुपए में, आपने उसका इंश्योरेंस कराया था। अब वो आग लग गई, पेंटिंग को आग लग गई। अब पेंटिंग को आग लग गई तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, आपको भी पता है कि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, एओ को भी पता है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब एओ बोल रहा है कि ठीक है, अब भाई अब तुम्हारी 21-22 में आग लगी है, चलो लाओ, अब 21-22 में तुम मुझे कैपिटल गेन हो गया तुम्हारा 2,00,000 रुपये मिलने वाले हैं तुम्हें कैपिटल इस इंश्योरेंस क्लेम से। 1,00,000 रुपये में तुमने खरीदा था, 2,00,000 माइनस 1,00,000, 1,00,000 रुपये का तो तुम्हारा कैपिटल गेन हो गया, पैसे दो, ठीक है। बट इंश्योरेंस की जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सी चीज़ों को देखती है कि नेचुरल ना हुआ हो, और काफ़ी सारे उसमें क्लॉज होते हैं। अगर किसी क्लॉज में अगर आप फॉल करते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलता, ऐसा होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कैपिटल गेन जो कि अराइज हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ है, अगर इस वजह से कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो प्रोविज़न ये बनाया, थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया कि हम इसको उस ईयर में टैक्स करेंगे जिस ईयर में आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ हो। क्योंकि एक्चुअली में आप भी नहीं बता सकते, आपने चाहे कितने का भी इंश्योरेंस कराया हो, कि उतना डेफिनेट अमाउंट मुझे मिल ही जाएगा। उससे ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है कि उससे कम ही मिलता है, बट फिर भी आप उसको भी नहीं डिफाइन कर सकते कितना कम मिलेगा कितना ज़्यादा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा, लॉ ये बनाया गया कि जिस ईयर में आपको मिलेगा, क्योंकि अब आपको पता है उस ईयर में आपने कितना मिला है, उस ईयर में हम उसको टैक्स कर देंगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा हमारे पास है, देखो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, कैपिटल गेन आर जनरली टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ ट्रांसफर्ड। मतलब कि जिस ईयर में हम सेल करते हैं, सपोज समझ लो कि जिस ईयर में हम सेल करते हैं उस ईयर में कैपिटल गेन आर जनरली टैक्सेबल, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट। द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज/डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट। दूसरा एक्सेप्शन है कि रिसीट ऑफ अमाउंट अंडर यूलिप नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D ऑन अकाउंट ऑफ 4th and 5th प्रोवाइजो। देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूलिप में 4th और 5th प्रोवाइजर में अगर आप कवर नहीं है तो वो आपका यूलिप क्या बन जाता है, कैपिटल एसेट बन जाता है। और अगर वो कैपिटल एसेट बन गया तो ये कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगेगा, जब हमें उस इंश्योरेंस का अमाउंट मिल रहा होगा तब हमें उसका टैक्स लगेगा। तीसरा हमारा है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लो अगर कोई कैपिटल एसेट है, आपके पास एक लैंड है, अब आपकी लैंड कैपिटल एसेट बन गई, और अगर वो लैंड आपने कुछ ब्रोकर, वो जो ब्रोकर होते हैं ना जो प्रॉपर्टी परचेज कराते हैं, आपने उसका कुछ बिजनेस शुरू कर दिया, तो अब वो जो आपके पास जो लैंड थी जो एज ए कैपिटल एसेट थी, आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जब ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया तो आपके हाथ से तो कैपिटल एसेट चला गया, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड बन गया। आइडियली जैसे ही आपके हाथ से वो कैपिटल एसेट गया उसी ईयर में टैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी ईयर में क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया, वो सेल हो गया, वो एज ए कैपिटल एसेट कहलाना बंद हो गया। अब वो क्या बोला जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड बोला जाएगा, तो उसी ईयर में टैक्स हो जाना चाहिए। बट आपको कुछ पैसे नहीं मिले हैं, आपने उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, इससे आपको कुछ रेवेन्यू नहीं अर्न हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे रिलैक्सेशन देती है कि जब आप उस स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे उस टाइम पे हम आपके उस कैपिटल गेन को टैक्स लगा देंगे। ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ऑल्दो ट्रांसफर टेक प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्सन। अब समझो, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे सेम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका 100 रुपीज़ का कैपिटल एसेट था, आपने उसे 150 रुपीज़ में क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। मान लो उस समय फेयर मार्केट वैल्यू जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो 150 रुपीज़ थी, 150 रुपीज़ में कर दिया। 21-22 में आपने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में कैपिटल एसेट को, और 24-25 में, मतलब मैं 25 बोल रही हूँ, दैट मीन्स 24-25 FY। तो 25 में आपने क्या किया कि आप उस कैपिटल एसेट को जो है आप उस लैंड को बेचते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें अराइज होती हैं। सबसे पहले तो आपने
22 में जो है 22 में आपने क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो आइडियली 22 में टैक्स लगना चाहिए, बट आपका नहीं लगेगा। तो आपका वो कब लगेगा, आपका वो 25 में लगेगा। तो अब 25 में 2 चीज़ें होंगी, एक तो हमारा कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा और दूसरा हमारा स्टॉक इन ट्रेड जो हमने सेल किया तो हमारा बिजनेस इनकम भी बनेगा। अब सपोज आपने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, 150 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, 150 रुपीज़ में सेल कर दिया मतलब कैपिटल एसेट से उसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 150 माइनस 100, 50 रुपये आपके कैपिटल गेन बन गए। और 150 रुपीज़ में आपने कैपिटल गेन में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था। तो जब आप अपने बिजनेस के अंदर वो कॉस्ट दिखाते होंगे, उस प्रॉपर्टी की जो आपने कॉस्ट दिखाई होगी वो 150 रुपीज़ दिखाई होगी और आपने उसे बेचा 300 रुपये में। बाद में आप उसको 25 में कब बेच रहे हो, 300 रुपये में। तो 300 रुपीज़ माइनस 150 रुपीज़, ये चीज़ जो है आपका क्या बन गया, स्टॉक इन ट्रेड का जो हमारा बिजनेस इनकम बन गया। तो ईयर 24-25 में 2 चीज़ें हुई, एक आपका कैपिटल गेन टैक्स बना 150 माइनस 100, 50 रुपये आपका कैपिटल गेन हो गया, इस पे आपको टैक्स लग जाएगा। और दूसरा हुआ 300 माइनस 150 रुपीज़, ये टोटल 150 रुपीज़ आपका क्या हो गया, बिजनेस इनकम बन गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। दिस इज़ अ रिवीजन क्लास। चौथा है हमारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को मैं यहाँ पे पूरा छोड़ देती हूँ, 45 है, बहुत ही डिटेल में हमें आगे डिस्कस करना है, तो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ, शॉर्टकट में बताऊँगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि जनरल रूल तो ये होता है कि जिस ईयर में हम ट्रांसफ़र करते हैं उस ईयर में हमारा कैपिटल गेन जो है लग जाता है। बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि उस ईयर में ना लग के किसी अलग ईयर में लगते हैं। अब वो अलग अलग ईयर अलग हो सकते हैं, डिपेंड ऑन केसेस, जिसमें हमने 5 जो है एक्सेप्शन डिस्कस किया, जिसमें पहला था कि इंश्योरेंस क्लेम वाला, वो आपको तब टैक्स होगा जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। दूसरा है हमारा यूलिप का अमाउंट, यूलिप का जो है वो तब टैक्स होगा जब आपको अमाउंट रिसीव होगा। तीसरा हमारा था कन्वर्ट किया आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड, आपने चाहे कन्वर्ट कर दिया हो लेकिन आपको ये टैक्सेबल तब होगा जब ये स्टॉक इन ट्रेड जो है आप बेचेंगे। चौथा है हमारा कंपल्सरी, अच्छा ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, ये भी एक प्रोविज़न है। कंपल्सरी एक्विजिशन देखो, जैसे कई बार गवर्नमेंट किसी एरिया को डेवलप करती है या डेवलप नहीं भी करती है, तो रोड्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए आपसे लैंड जो है एक्वायर कर लेती है। वो सोचती है कि इतना लैंड मुझे एक्वायर करना है, तो उसमें जितने लोगों के भी वो लैंड फॉल कर रहे हैं वो सारे लैंड क्या करेगी, आपकी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। जब गवर्नमेंट ये लैंड एक्वायर करती है तब एक चीज़ होता है, आपको वो कुछ पैसे देती है, उसके कंपनसेशन देती है आपको। तो वो जो कंपनसेशन देती है, सपोज़ लैंड तो गवर्नमेंट ने आज ही एक्वायर कर लिया, बट आपको कंपनसेशन, मान लो लैंड गवर्नमेंट ने 21-22 में एक्वायर कर लिया, बट कंपनसेशन 22-23 में मिली, तो यहाँ पे प्रोविज़न बस वही बेनिफिट दी गई है कि जिस ईयर में आपको फर्स्ट टाइम पैसे रिसीव हो, चाहे वो पार्ट कंपनसेशन ही क्यों नहीं रिसीव हुई हो। सपोज़ आपने जो लैंड का एक्विजिशन का पूरा कंपनसेशन 20 लाख रुपए बनते थे, बट आपको 10 लाख रुपए रिसीव हुए, तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि पार्ट पे हमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 50% पे देना पड़ेगा, नहीं, आपको टैक्स पूरे अमाउंट पे दे देना है। कब दे देना है, जब आपको फर्स्ट टाइम कंपनसेशन रिसीव हुई है। ईयर इन विच कंपनसेशन वाज फर्स्ट रिसीव बाय द एसएससी, जब आपको पहली बार कंपनसेशन रिसीव हुई तभी आपको वो टैक्स जो है पूरा का पूरा दे देना है। और चौथा था हमारा, फिफ्थ था हमारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये फिफ्थ प्रोविज़न मैंने कहा है कि आगे ये पूरा सेक्शन डिस्कस करना है, तो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें समझ आ गई हूँ। मैंने सोचा था, जब मैं क्लास ये शुरू कर रही थी तो मैंने सोचा था मैं पॉइंट वाइज पूरा नहीं पढ़ूंगी, तो अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो टेक्स्ट को मैं पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ। इट इज़ योर ड्यूटी कि आप सेल्फ, एक बात को याद रखना, टीचर जितना भी अच्छा पढ़ा ले, इट इज़ इमैटेरियल अनटिल एंड अनलेस कि आप जो है सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। तो आप सिर्फ यहाँ पे बातों को समझो, प्रोविज़न को समझो, उसके पीछे का लॉजिक का समझो, और जाके खुद ही अपना बुक निकाल के, जिस टीचर का पढ़ रहे हो, स्टडी मैट से पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर का पढ़ रहे हो उसको जाके खुद ही पढ़ो और रिकॉल करो कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था। 2 टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा टॉपिक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, आपको सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत सीक्वेंस को इधर उधर किया है अपने उसके अकॉर्डिंग, कि जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस आपको इधर उधर मिलेगा। अगर आप स्टडी मेट का बुक भी रेफर कर रहे हो, स्टिल आपको थोड़ा सीक्वेंस इधर मिलेगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एसेट होता है, तो कैपिटल एसेट पे जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल एसेट होता है तो आपका उसको बेचने पे आपको कैपिटल गेन बनता है, कैपिटल गेन बनता है तो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है। अब ये जो कैपिटल गेन बना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट को क्या होना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते कौन कौन से हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कोई डिफिनेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अलावा, इस चीज़ के अलावा आपको जितने भी एसेट दिख रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया आप अपने मन में बना पाओ कि ये होगा तो क्या होगा, वो सब लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। शेयर्स डिवेंचर ऑफ ए कंपनी लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड। देखो, अगर आपके पास कोई लिस्टेड शेयर है या डिवेंचर है, या फिर अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, तो शॉर्ट टर्म बनने के लिए उसको आपकी जो होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए, मतलब आपने कहाँ से लेकर के कहाँ तक होल्ड किया, वो 12 मंथ और लेस होनी चाहिए। मतलब आपने 12 महीने से 12 मंथ 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए अगर होल्ड किया है, तो देन दैट एसेट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। दूसरा है हमारा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ यूटीआई। इसका भी सेम प्रोविज़न है। अगर आप यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या यूटीआई लेते हैं और उसका भी अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से लेस है, तो वो भी आपका कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। तीसरा है हमारा शेयर ऑफ कंपनीज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंक्लूड्स शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो लिस्टेड शेयर्स या डिबेंचर होते हैं, या फिर यूटीआई होती है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बनने के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, 12 मंथ या उससे लेस। लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, हो सकता है आपके पास प्राइवेट कंपनी हो, आपने उसके कुछ शेयर्स होल्ड किए हों, तो अगर अनलिस्टेड शेयर है, या फिर अगर आपके पास एज एन इन्वेस्टमेंट बाहर फॉरेन कंपनी के शेयर भी हैं, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में मानेंगे। और इसको शॉर्ट टर्म बनने के लिए कितना टाइम पीरियड होल्ड होना चाहिए, 24 मंथ और लेस होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसको भी शॉर्ट टर्म बनने के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, 24 मंथ और लेस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट या फिर अगर कोई चीज़ें आती हैं तो फिर 36 मंथ और लेस होना चाहिए। अगर आपके पास डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की अगर यूनिट है, ध्यान देना एक बात को कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उसको शॉर्ट टर्म होने के लिए 12 महीने होने चाहिए, बट अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है तो उसको शॉर्ट टर्म होने के लिए 36 मंथ होने चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट की अगर आपके पास यूनिट है तो फिर उसको शॉर्ट टर्म होने के लिए 36 मंथ और लेस होना चाहिए। या फिर अदरवाइज अगर आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए भी 36 मंथ। आप किसी सपोज अदर में मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि आप ज्वेलरी है आपके पास, या फिर कोई ड्राइंग पेंटिंग वर्क ऑफ आर्ट है, ये सब अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट टर्म बनने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए, 36 मंथ और लेस। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि असेसिंग ऑफिसर के पास वो राइट नहीं होती है कि एफआईआई ने जितने भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करी है, दोज इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड। उसको स्टॉक इन ट्रेड नहीं होल्ड कर सकते। गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहती है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एफएफआई नहीं, FII, सॉरी टंग स्लिप, तो वो FII तुम आओ, तुम मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो। तो इसलिए एओ के पास ये राइट नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एओ ने खुद ही केस खोल दिया, तो नहीं खोल सकता एओ। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि प्रोविज़न साफ साफ लिखा हुआ है कि एओ के पास ये राइट नहीं है। उसको हमेशा FII की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम हमेशा कैपिटल एसेट ही ट्रीट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी जैसे आपके पास पर्सनल इफ़ेक्ट की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कैपिटल एसेट की डिफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाती हैं। जैसे आपके घर के फर्नीचर्स हो गए, आपके वेयरिंग अपैरल्स हो गए, या फिर आपके पास यूटेंसिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, कैपिटल एसेट के डिफिनेशन से एक्सक्लूड हो गई। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, silver utensils constitute personal effect and no capital gain will arise on the sale of silver utensils. Sale of gold bar, sovereign etc. used for puja attract capital gain since these are not personal effect. Gold utensils are not personal effect and are capital asset. अब देखो, अगर आपके पास सिल्वर यूटेंसिल्स है तो बहुत से राजा महाराजा ना ऐसे स्टील या फिर क्रॉकरी जो भी होती है उसमें खाना नहीं खाते थे पहले भी। और कई सारे, अगर आई डोंट नो मतलब कितना ये क्लियर है या नहीं, कई सारे लोग जो पिछले मतलब राजा महाराजा थे तो उनके यहाँ पे सिल्वर या फिर गोल्ड की यूटेंसिल्स में ही, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, खाना दिया जाता था। तो आज भी हो सकता है कि कई लोग
प्रेफर करे, कोई आके बोल दे कि नहीं ये मेरे पास सिल्वर यूटेंसिल्स है बट हम इसको खाने के लिए ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोविज़न ये ला गया कि ठीक है, अगर आपके पास सिल्वर यूटेंसिल्स है आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तक तो चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट गोल्ड यूटेंसिल्स को आप नहीं मान सकते कि ये जो है मेरी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, ये एक कैपिटल एसेट बनेगी। मतलब गोल्ड यूटेंसिल्स हैं तो ये एक कैपिटल एसेट है, सिल्वर यूटेंसिल्स है तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। अगर गोल्ड बार है, उसको भी अगर कोई बोलता है गोल्ड बार को कि ये मेरी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, तो उसको भी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, उसको भी हम एज ए कैपिटल एसेट ही मानेंगे। अब हमारे पास एक चीज़ है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। मैंने आपको बोला रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को जो है हम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर रखते हैं, क्योंकि फार्मर्स इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि अगर वो कल को अपनी लैंड बेचते हैं तो उस पर जो है आप टैक्स लगा दें। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का जो है एक डेफिनेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर एक इतना, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा है एक लाइन, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कहीं पे भी आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड ट्रीट नहीं होगी। और वो क्या ट्रीट होगी? कैपिटल एसेट ट्रीट होगी। सिर्फ वो एग्रीकल्चरल लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है उसको हम सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, और वो जो है कैपिटल एसेट के डिफिनेशन से बाहर है। Rural agricultural land means agricultural land situated in India. However, the following agricultural land situated in India are not treated as rural agricultural land and shall be capital assets. सुनो, सबसे पहले तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। जैसे रूरल एरिया होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएट करते हैं, तो ठीक है, वो समझ में आता है, विच इज़ एक्चुअली फार्मर्स जो है उसी एरिया में काम करते हैं। बट सपोज़ करो कि दिल्ली में या फिर बहुत सारी डेवलप जो जगहें हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं या मेट्रो सिटीज़ नहीं भी हैं, अगर स्मॉल टाउन्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर किसी के पास बहुत बड़ी, आजकल तो एक स्मॉल टाउन में भी प्रॉपर्टी खरीदनी कितनी मतलब वो हो गई है, मुश्किल हो गई है। तो वहाँ पे अगर किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और कर को उसका केस खुलता है और वो ये क्लेम करता है कि नहीं भाई ये तो मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम उसे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके पीछे कुछ डिफिनेशंस हैं, उस डिफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। Following agricultural land are not treated as capital asset. Rural agricultural land shall be treated as capital asset. ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन एनी एरिया, देखो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, ये मैंने डिफाइन कर दिया। However, the following agricultural land situated in India are not treated as rural agricultural land. कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि हम सिचुएटेड इन इंडिया ही हैं, बट फिर भी हम उसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे। एंड शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बनेंगी, तो ये क्या बन जाएंगी? हमारी कैपिटल एसेट बन जाएंगी, क्योंकि एक्सक्लूजन सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को ही है। इन एनी एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000, अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी में आप फॉल करते हैं और जिसका कि पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, उसमें अगर आप किसी लैंड को ये दिखा रहे हैं कि ये मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो चलो एग्रीकल्चरल लैंड है बट इसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बनेगी तुम्हारी, ये तुम्हारी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगी और इस पर टैक्स लग जाएगा, ये तुम्हारी कैपिटल एसेट बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि ये एक रूरल एरिया नहीं है, ये एक अर्बन एरिया है, और इसलिए अब हम आप पे टैक्स लगाएंगे, चाहे आप कितना भी क्लेम कर लो कि एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है, फिर भी टैक्स लगाएंगे, बेच दिया टैक्स लगा देंगे। दूसरा है हमारे पास इन एनी एरिया मेजर्ड एरियली फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अगर म्यूनिसिपैलिटी से हम देखो, म्यूनिसिपैलिटी में अगर कवर्ड हो गई तो वो तो एक्सक्लूड हो गई पहले ही। अगर म्यूनिसिपैलिटी में नहीं कवर्ड है, हम एरियली डिस्टेंस को नापेंगे। कैसे एरियली नापेंगे? ऐसे नीचे से नहीं नापते हैं, एरियली नापते हैं। और अगर इन एनी एरिया मेजर्ड एरियली फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी के लोकल लिमिट से अगर हम एरियली कुछ एरिया को नापते हैं, और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर्ड फॉलिंग विद इन 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एज गिवन बिलो। देखो, अगर आपका एक लैंड ऐसे फॉल करता है जो कि म्यूनिसिपैलिटी के अप टू 2 किलोमीटर वाले, अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख रुपीज़। अगर आपका लैंड जो है एक ऐसे एरिया में फॉल करता है जो कि म्यूनिसिपैलिटी से बाहर है, बट अगर हम एरियली उसको नापे तो ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अप टू 2 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, अगर इस 2 किलोमीटर में फॉल करता है, और अगर आपकी उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 10,000 बट अप टू
अप टू 1 लाख है, अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है बट अप टू 1 लाख है, तो फिर ये जो है आपका रूरल एरिया नहीं है, ये आपका कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया है। और इसमें अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है तो वो एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर टैक्स लगाएंगे। दूसरा है हमारा अप टू 6 किलोमीटर। अब ये पॉपुलेशन को थोड़ा और बढ़ा देंगे, क्योंकि देखो पॉपुलेशन जहाँ पे बढ़ने लगती है ना, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ बिजनेस के मोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो अगर इस चीज़ को नोटिस करना, जहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो एरिया जो है ना फिर डेवलप करने लगता है। दूसरा है हमारा कि अब हम 6 किलोमीटर तक जाएंगे, और उस 6 किलोमीटर में अप टू 6 किलोमीटर उसका जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, बट अप टू 10, सॉरी बार बार रुपीज़ बोलने की आदत हो गई है, मोर देन 1 लाख है बट अप टू 10 लाख है, तो हम क्या मानेंगे, तो हम ऐसा मानेंगे अगर एक ऐसे एरिया में आपका फॉल करता है जो कि म्यूनिसिपैलिटी से अगर हम एरियली डिस्टेंस मेज़र करें तो 6 किलोमीटर है, और उसका पॉपुलेशन क्या है, मोर देन 1 लाख है बट लेस देन 10 लाख है, तो भी आपका ये अर्बन बन गया, ये अर्बन एरिया बन गया, और लैंड जो है आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन गई, टैक्स लगेगा। तीसरा है हमारा, अब हम म्यूनिसिपैलिटी के से हम नापेंगे एरियली, कहाँ तक नापेंगे, 8 किलोमीटर तक, और आपका जो हम पॉपुलेशन जो है वो हम देखेंगे। अब अगर आपका पॉपुलेशन जो है मोर देन 10 लाख है तो हम मानेंगे कि अब ये क्या हो गया, रूरल नहीं है, अब ये अर्बन है, और जो लैंड सिचुएटेड है वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और बेचोगे टैक्स लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ है, interest on gold deposit bond and deposit certificate issued under gold monetization scheme exempt from tax under section 10 subsection 15। अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट चाहती थी उस टाइम पे जब ये स्कीम्स निकले, तो ये स्कीम निकले तो गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस स्कीम को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको अलग लोगों से हट के कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। तो नहीं तो अगर आप टैक्स का बेनिफिट नहीं दोगे तो लोग सोचेंगे यार ये भी 8% दे रहा है, वो HDFC वाला भी 8% दे रहा है, क्यों ना मैं उसी को ले लूँ, टैक्स मुझे इधर भी देना है, टैक्स मुझे उधर भी देना है। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं वो 0.5 ज़्यादा ही देते हैं, सरकार 7 दे रही है, वो 8 दे रहा है, तो मैं उसी को क्यों ना ले लूँ, फिर दोनों पर मुझे टैक्स देना है। तो पहला तो बेनिफिट दिया सरकार ने कि ठीक है तुम्हारा कैपिटल गेन जो है इस पर आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करूँगा मैं, और ये जो है तुम्हारा कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट होगा, और जब कैपिटल एसेट तुम्हारा नहीं ट्रीट होगा तो ये तुम्हारे कैपिटल गेन का टैक्स भी नहीं लगेगा, और इस पे जो तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा वो भी हम एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो गया, अब और बहुत ही मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग और सब्सक्राइब करने लगेंगे कि भाई इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो भी उस पर भी टैक्स नहीं लग रहा, और साथ में जो हमारा कल को अगर बेच भी देते हैं उस पर कैपिटल गेन राइज होता है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, मौज है। तो ये बेनिफिट थी एक सरकार की। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हूँ बिकॉज दिस इज एन रिविजनरी क्लास, तो लॉजिक को समझ के सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं हर बार बोलती हूँ, बार बार मेरे मन में आता है कि मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ कि कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, टीचर जो क्या बताता है क्लास में उसको समझो, उसको सुनो, उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो, और घर पे जाके ना सेल्फ स्टडी जरूर करो, हर हालत में सेल्फ स्टडी करो। 4 पेज पढ़ा है ना, उसी 4 पेज को जाके पढ़ो कि उसमें क्या था, उसके रिकॉल करो कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग है, बेस्ट वे। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब मैं एक एक्सेप्शन को डिस्कस कर रही थी कि वैसे तो जो भी एसेट होता है वो कब हमारा टैक्स लग जाता है, जिस ईयर में हमने उसे ट्रांसफ़र किया। मैंने आपको बोला ट्रांसफ़र मतलब होता है सेल, तो जिस ईयर में हमने उसको सेल किया उसी ईयर में टैक्स लग जाएगा, बट उसका कुछ एक्सेप्शन था जिसमें हमने इंश्योरेंस एक्सेट्रा पढ़ा था। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ट्रांसफ़र, जिसको मैंने वहाँ पे सेल बोल दिया था, वो ट्रांसफ़र का डिफ़ाइन है, ट्रांसफ़र इज़ डिफ़ाइन वेरी वेल। तो उस ट्रांसफ़र को हम शुरू करते हैं देखना। ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। अगर आप किसी एसेट को सेल कर देते हैं, या फिर अगर आप किसी एसेट को, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना बॉन्ड सेल कर दिया, मैंने अपने बॉन्ड दे दिए और किसी से मैंने वो ले लिया, लैंड ले लिया। फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैंने एग्जांपल ले लिया है कि मैंने अपना बॉन्ड दे के क्या किया, लैंड ले लिया। तो ये बॉन्ड जो है, ये जो एक्सचेंज हुआ मेरा, मैं गवर्नमेंट इसको ऐसा मानेगी कि आपने अपने बॉन्ड को क्या किया, सेल किया। और सपोज़ करो एक्चुअली में भी सेल ही किया है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि ये बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो बार्टर सिस्टम में भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ें सेल ही होती थी। एक परचेज़ कर रही हूँ मैं, तो परचेज़ के बदले मैं कुछ
कंपनसेशन दे रही हूँ तो वो मैं एक सेल ही कर रही हूँ ना। तो मैंने अपना बॉन्ड यहाँ पे क्या कर लिया, गवर्नमेंट क्या मान रही है कि आपने जो एक्सचेंज किया वो आपने सेल कर दिया। तीसरा है रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, मैंने मतलब आपने रिलिंक्विश कर दिया उसके जो राइट्स थे, एसेट के जो भी राइट, जैसे मेरे पास ये लैंड है, अब मैं इस लैंड को बेच सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, मैंने इस राइट को, इस बेचने के राइट को किसी और को दे दिया, तो मैं ऐसा मानूंगी कि भाई अब ओनर वो हो गया, अब मैंने इस एसेट को सेल कर दिया। अगर मैं बोलूँ भाई मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी सेल नहीं किया है, बट इस लैंड का जो भी राइट है ना, इसमें तुम रेंटर को तुम रख सकते हो और बेच भी सकते हो तुम्हारा जब मर्जी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, मैं इसको सेल कर दिया है। मैंने अपने इस लैंड पे जो भी मेरा अधिकार था वो सब मैंने किसी और को दे दिया, तो मतलब मैंने सेल कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, और भाई अब मुझे कैपिटल गेन लग जाएगा। द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिन, अगर कोई ऐसा राइट है जो कि ख़त्म हो जाता है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपको 3-4 राइट्स थे और उसमें अगर कोई राइट अगर एक्सटिंग्विश हो जाता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि उस राइट का जो है ट्रांसफ़र हो गया है, और वो भी जो है अगर आपको फिर कंपनसेशन वगैरह कुछ मिल रही है तो वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, कैपिटल गेन लग जाता है उस पर। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, अगर किसी लॉ में कंपल्सरी एक्विजिशन होता है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर ट्रांसफ़र, और वहाँ पे भी आपको टैक्स लग जाता है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वेरी वेल डिफाइंड, डिस्कस कर चुके हैं हम। एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउिंग ऑफ पोजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken in part performance of an agreement to sell। देखो लिखा क्या है, एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें ऐसी चीज़ें जिसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ये इन्वॉल्व है, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अलाउइंग द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि कुछ पार्ट परफॉर्मेंस आप करते जाओ, आप मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को सोचूं क्या कर रही हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रही हूँ, और मैं इस प्रॉपर्टी के बदले पता है क्या किया है, मैंने जो कंसिड्रेशन है ना वो पार्ट में डिफाइन कर दिया है। देखो ये प्रॉपर्टी तुम ले लेना, बट मैंने पार्ट परफॉर्मेंस दे दिया कि 25% प्रॉपर्टी जो है इसके तुम मालिक बन जाओगे कब, जब तुम्हारा जो वो घर है ना, मथुरा वाला जो तुम्हारा घर है ना, उसको तुम मेरे नाम कर दोगे। फिर नेक्स्ट 25% के तुम तब बन जाओगे जब तुम्हारा REL NHAI के जो 10 बॉन्ड्स है ना वो तुम मुझे दे दोगे। तो ये जो मैं पार्ट परफॉर्मेंस में क्या कर रही हूँ, कंसिड्रेशन ले रही हूँ, तो जब मैं ये कंसिड्रेशन ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रॉपर्टी को अपने सील कर दिया है। तो वही है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउिंग ऑफ एनी पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। एक एग्रीमेंट टू सेल के जब पार्ट परफॉर्मेंस है तो ये यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रांसफ़र है, और इस ट्रांसफ़र पे जो भी मुझे टोटल कंपनसेशन को ऐड करके ये टोटल मेरा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा, और सेल कंसिडरेशन माइनस मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है टैक्स कैपिटल गेन बन जाएगी, और टैक्सेबल फिर हमारा कैपिटल गेन की बात से टैक्सेबल इनकम आ जाएगा और टैक्स लग जाएगा। Any transaction, whether by way of becoming a member of or acquiring share in a cooperative society of transferring any immovable property, अगर आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जहाँ पे आप मेंबर बनते हैं या फिर कोई शेयर्स एक्वायर करते हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के या फिर किसी OOP के बाय एन एग्रीमेंट विच इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका इफेक्ट ये है कि मैं मेंबर बन गया, मैंने तुम्हारे शेयर्स एक्वायर कर लिए, और इसके बदले मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होगी दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर ट्रांसफ़र, और इस पर भी जो है आपको टैक्स लग जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस पे भी जो है कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड का एक मैंने यहाँ पे एक प्रोविज़न बताया था आपको कि जीरो कूपन बॉन्ड को जो है शॉर्ट टर्म बनने के लिए क्या होता है, 12 मंथ और लेस के लिए होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, तब ये जो है हमारा शॉर्ट टर्म बन जाता है। तो रिलेटेड प्रोविज़न है, इसलिए मैंने बता दिया कि जीरो कूपन बॉन्ड का अभी हमने एक चीज़ और डिस्कस किया था। ये हो गया हमारा। अब डिस्कस करते हैं हम अपना फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अब देखो कैपिटल गेन IPCC में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं एक बार एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सिंपल है, तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट की डिफिनेशन पता चल गई है, सॉरी,
कैपिटल एसेट है, उसको बेच दिया, 100 रुपये का कैपिटल एसेट 150 रुपये में बेच दिया, 50 रुपीज़ इज योर कैपिटल गेन, और उस पर जो है आपका 10 या 15% का, सपोज करो 10% का, अभी हम टैक्स रेट पे नहीं जाते क्योंकि टैक्स रेट का एक अलग प्रोविज़न है, तो 10% का आपका जो है टैक्स लग गया, 115 to 10% आपका 15 रुपये का टैक्स लग गया। ये सिंपल है, कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट किया हमने। अब देखो, ये आईपीसीसी की भी बातें हैं कि कुछ प्रोविजंस, कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोवाइजो होते हैं कैपिटल गेन की टैक्स को कैलकुलेट करने का, जिसमें 6-7 प्रोवाइजो हैं, जिसमें हम पहला 7 प्रोवाइजो हैं, जिसमें हम पहला प्रोवाइजो जो है डिस्कस कर रहे हैं। अगर कैपिटल गेन एक नॉन रेसिडेंट को अराइज होता है तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके निकालते हैं कैपिटल गेन। मैंने आपको बताया, आप सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने एक्वायर किया था उसको लेस कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन का टैक्स निकाल रहे हैं जो कि एक नॉन रेसिडेंट है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन होगा। देखो, मैं इसको अपने शब्दों में बताती हूँ, पढ़ूंगी नहीं, बिकॉज आई फील लाइक कि उससे क्लास की जो लेंथ है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप एक नॉन रेसिडेंट है या आप एक नॉन रेसिडेंट का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो आपके पास क्या होता है, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉन रेसिडेंट ने जब इन्वेस्टमेंट करी होगी, सपोज उसने एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी है, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसने एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी तो उसने आईएनआर तो लगाए नहीं होंगे, वो एनआर है, उसने किस में लगाया होगा, डॉलर में लगाया होगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, उसके सेल प्राइस को, उसकी जो भी अदर उसने अगर सेल करने में या फिर परचेज़ करने में अदर कुछ एक्सपेंस किए, उन सबको जो है किस में कन्वर्ट कर लो, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। सिंपल सी बात है कि नॉन रेसिडेंट का कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना, और कन्वर्ट करने के बाद से जो है तुम एक काम करना, जो नेट कैपिटल गेन टैक्स आपका नेट कैपिटल गेन निकल के आया उसको अब आईएनआर में कन्वर्ट करना और उस पर अब 10% टैक्स लगा देना। ठीक है, देखो, convert cost of acquisition of the asset expenditure incurred wholly or exclusively in connection with such transfer and sale consideration received or accruing as a result of transfer of capital asset into the same foreign currency, उसी foreign currency में जिसमें उसने purchase किया था, was initially utilized in the purchase of such share or debenture, the capital gain so computed in the foreign currency shall be reconverted into Indian currency। अब ये जो capital gain हमने अराइज हुआ वो रिकन्वर्ट कर दो किस में, आईएनआर में, और इस पे जो है अब टैक्स लग जाएगा। इसके कुछ नोट्स हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड आर नॉट कवर्ड बाय दिस प्रोवाइजो। तो हम उसके नोट्स, फर्स्ट प्रोवाइजो के जो है नोट्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला है कि यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड आर नॉट कवर्ड बाय दिस प्रोवाइजो। इस प्रोवाइजो में ये सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होंगी। दूसरा है फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाइज टू एसटीसीजी। आप कुछ भी निकाल रहे हो, एसटीसीजी निकाल रहे हो या फिर एलटीसीजी, दोनों के लिए ही ये होएगा कि पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर एक्सपेंस या फिर सेल कंसिडरेशन को पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो जिस करेंसी में वो इन्वेस्ट हुई थी, और फिर कैपिटल गेन निकालो और फिर कैपिटल गेन को जो है कन्वर्ट कर दो आईएनआर में और उस पर टैक्स लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाइज टू लिस्टेड एज वेल एज नॉन लिस्टेड शेयर या फिर डिवेंचर, दोनों पे अप्लाई होगा। फर्स्ट प्रोवाइजो इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी, आप ऑप्शनल नहीं कर सकते इसे। सेकंड प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई वेयर फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई। फर्स्ट प्रोवाइजो जहाँ पे अप्लाई हो गया वहाँ सेकंड नहीं होगा। सेकंड प्रोवाइजो बता देती हूँ क्या होता है, इंडेक्सेशन का होता है। आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा कि कॉस्ट को हम थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं, तो इंडेक्सेशन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं लगेंगी अगर हम फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई कर रहे हैं तो। एज पर सेक्शन 112 टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट शैल बी 10% विदाउट अप्लाइंग द फर्स्ट प्रोवाइजो and second proviso to section 48 if in case of non-resident in case of unlisted security there is a loss after applying the first। देखो पार्ट में पढ़ते हैं इसको, लंबा सा है। एज पर सेक्शन 112, सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑन एलटीसीजी पे जो टैक्स है ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट शैल बी 10% विदाउट अप्लाइंग द फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकंड प्रोवाइजो। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट है और अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है हम टैक्स का रेट 10% कर देंगे, बट ये सिर्फ अनलिस्टेड शेयर के केस में होगा।
अनलिस्टेड सिक्योरिटीज शेयर डिवेंचर ऑल अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में होगा। इफ इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अगर आप एक एनआर हैं और अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, देयर इज ए लॉस आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। पहले पार्ट में तो हमने ये पढ़ा कि अगर आप एक एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, और अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं जिस पे आपने फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो नहीं लगाया, तो 112 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। दूसरा पार्ट हमसे ये बोलता है कि अगर फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट प्रोविजो लगाने के बाद से आपको लॉस आ जाता है, तो लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड होता है। देन सच लॉस शैल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर सेट ऑफ हो जाएगा। बट इफ इट रिजल्ट इन प्रॉफिट वाइल अप्लाइंग द टैक्स रेट, देन वाइल अप्लाइंग टैक्स रेट ऑफ 10%, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये बोलता है कि देखो, अगर लॉस आ गया, सिंपल सी बात है, अगर आप एक एनआर है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, अगर फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो नहीं अप्लाई किया है तो आपके ऊपर टैक्स रेट 10% लगा देंगे। दूसरा बोलते हैं, अगर इसी में पूरी कहानी का यही समरी निकलता है कि आपके ऊपर एनआर है, अगर आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, तो हम आपके ऊपर फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो मत लगाना, तो 10% का टैक्स रेट दे देंगे। दूसरा बोलता है कि अगर आपके पास लॉस है तो इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देना, बट अगर प्रॉफिट है तो फर्स्ट सेकंड प्रोविजो मत लगाना, नहीं लगाओगे तो 10% का बेनिफिट दे देंगे। बस ये घुमा फिरा के बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके हैं। अब मैंने आपको कहा कि अगर आप फर्स्ट प्रोविजो लगा रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रोवाइजो कब लगा सकते हैं, जब आप एक नॉन रेसिडेंट हो। और अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो गए तो मैंने कहा कि सबको कन्वर्ट कर लेना इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी में, जिस करेंसी में इन्वेस्टमेंट हुई थी उसी करेंसी में आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप अपनी सेल कंसिडरेशन और आप अपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस को कन्वर्ट कर लेना। अब कन्वर्ट करने का ना एक मेथड दिया हुआ है आप उसको, कि आप उसको किस रेट पे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करना है तो एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन का एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर रेट जो है आरबीआई की साइट पे मिल जाता है, एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर रेट, तो उस दिन जो है आप कन्वर्ट कर लेना। एक्सपेंडिचर को वही एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर रेट किस डेट पे कन्वर्ट करना है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को। अगर ये एक्सपेंडिचर हुआ है, कुछ ट्रांसफर में एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर रेट पे कन्वर्ट कर लेना। किस डेट को कन्वर्ट करना है, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उस दिन। सेल कंसिडरेशन को वही एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कैपिटल गेन अब आपका निकल के आया, आप बोला है ना इसको कि कैपिटल गेन को जो है अब आपको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको जो है हम टीटीबीआर के रेट पे कन्वर्ट करेंगे। जिस दिन हमारा ट्रांसफर हुआ उस दिन के टीटीबीआर के रेट पे हम कन्वर्ट कर देंगे। आते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड प्रोवाइजो। 7 प्रोवाइजो है, 7 पूरे 7 प्रोवाइजो जो है हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन का है। इंडेक्सेशन का वही होता है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जो है हम इन्फ्लेट करते हैं। जैसे देखो, मैं बोल रही हूँ कि एक प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी 1992 में 100 रुपीज़ में। सेम प्रॉपर्टी को अगर आप प्राइस पूछने आज जाओगे तो 100 रुपीज़ बढ़ के 1000 रुपीज़ हो गया होगा। और अगर उस प्रॉपर्टी को सपोज मैंने परचेज किया था 1992 में 100 रुपीज़ में, और अगर आज मैं उसे सेल करती हूँ तो आज मेरा वो 2000 रुपये में बिकेगा। 2000 माइनस 100 रुपीज़, 1900 रुपीज़ का मेरा कैपिटल गेन हो गया। बट लॉजिकल सोचूं तो 1900 रुपीज़ का मेरा कैपिटल गेन नहीं हो रहा है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन हो गया। इन्फ्लेशन को तो लगाओ, तब तो आप निकालो कि मुझे एक्चुअली में कितना गेन हो रहा है। जो मैंने उस समय 100 रुपये लगाए थे वो 100 रुपये नहीं लगाए थे, आज के ज़माने के हिसाब से वो तो मैंने 1000 रुपये लगा दिए थे। समझ में आ रही बात? तो इंडेक्सेशन वही होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए इन्फ्लेट करते हैं। Indexation cost of acquisition means cost of acquisition into cost inflation index for the year in which the asset is transferred upon cost inflation index for the year in which the asset was held by the assessee, or for the year beginning 1/4/2001 whichever is later. Okay. अब मैंने कहा कि आपको इंडेक्सेशन का जो ये मैं बता रही हूँ कि कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है ये आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। जो भी 2 साल 3 साल कभी कंफ्यूज करने के लिए वो 3 साल 4 साल के लिए भी दे देते हैं कि आप सही ईयर पहचान पा रहे हो या नहीं कि कौन सा इंडेक्सेशन का ईयर लगाना है। तो देखो, इंडेक्सेशन के ईयर को लगाने के लिए सिंपल सी चीज है, जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जैसे मेरा 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इनटू हम एक फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर क्या होगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा,
150, मान लो कि कॉस्ट में यहाँ पे मान लेती हूँ 2,000 रुपये, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स ऐसे ही चलता है, 150 200 ऐसे करके चलता है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर, न्यूमरेटर में किस ईयर का इंडेक्स रखना, जिस ईयर में तुमने एसेट ट्रांसफर किया है उस ईयर का इंडेक्स रखना, और डिनोमिनेटर में उस ईयर का इंडेक्स रखना जिस ईयर में तुमने एसेट एक्वायर किया था, या फिर 2001 का रख देना, विच एवर इज लेटर। मतलब जो इंडेक्सेशन का जो हमारे पास इंडेक्सेशन का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है ना, वो 2001 से अभी जैसे ही ये साल आगे और बढ़ते जाएगा, अगर आप 2030 में अगर आप इसको पढ़ोगे, इस कैपिटल गेन को पढ़ोगे, तो ये यहाँ पे जो 2001 लिखा हुआ है ये चेंज होकर 2010 बन जाएगा, क्योंकि हम इतने पीछे सालों के लिए इंडेक्सेशन नहीं लगा सकते ना। हम 100 से शुरू करते हैं और 100 से शुरू करके हम ईच ईयर का देखते हैं, तो हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड निकालते हैं कि हाँ इस ईयर पे ये ईयर जो है हमारा बेस ईयर बनेगा। तो अभी जो बेस ईयर हमारा चल रहा है वो 2001 चल रहा है, तो 2001 इज 100 इज बेस ईयर, और उसके आगे जो है हम इन्फ्लेशन जो है ऐड करते जाते हैं। तो या तो अगर 1992 में परचेज किया है तो किस ईयर के इंडेक्स को लोगे, 2001 के, क्योंकि लेटर लिखा हुआ है जो भी बाद में है। बट अगर 2005 में परचेज किया है तो किस ईयर के इंडेक्स को लोगे, 2005 के, क्योंकि लेटर है 2001 और 2005, जिस ईयर में आपने परचेज किया या फिर ईयर 2001 जो भी लेटर हो उसको आप डिनोमिनेटर में रख के आप ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपने इन्फ्लेट कर दिया। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को तो हम इन्फ्लेट करते ही हैं। मान लो कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है और मैं बिल्डिंग को बेच रही हूँ, तो उस बिल्डिंग को बेचने में पहले तो मैंने वो बिल्डिंग परचेज की होगी, ठीक है, और मुझे कैपिटल गेन निकालना है। तो मेरा सिर्फ कैपिटल गेन वो नहीं हुआ जो मैंने बिल्डिंग के लिए पैसे मुझे मिले और साथ में माइनस मैंने जितने की बिल्डिंग बेची। अगर मैंने उसको सपोज फॉर एग्जांपल कि 30 साल के लिए वो मेरे पास बिल्डिंग थी, तो इस 30 साल में मैंने बहुत सी इंप्रूवमेंट भी कराई होंगी। हो सकता है मैंने कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाया हो, या फिर कुछ बिल्डिंग का जो है किसी साइड की वॉल वगैरह तोड़ के दूसरी वॉल बनवाई हो, या फिर कुछ भी जो भी मैंने इंप्रूवमेंट करवाया उसके कॉस्ट को भी, क्योंकि एक्चुअली में वो भी एक्विजिशन में उस एसेट को बचाए रखने में, उस एसेट को आज तक सही रखने में वो भी मेरा कॉस्ट इनकट हुआ है, परचेज के साथ साथ वो भी कॉस्ट इनकट हुआ है। तो उस कॉस्ट को भी हम इन्फ्लेट करेंगे। ये ध्यान रखना कि ये रेवेन्यू वाले कॉस्ट को हम इन्फ्लेट नहीं करते। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको हम इन्फ्लेट करते हैं। पेंट करवा दिया तो वो नहीं इन्फ्लेट होगा, पेंट तो तुम्हें 2 साल 3 साल बाद हर बार करवाना पड़ेगा। बट अगर मैंने कुछ मेजर एक्सपेंस किए हैं जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया है, तो उसको हम इन्फ्लेट करेंगे। तो कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब एसेट को इम्प्रूव किया है आपने, कुछ ऐसा कॉस्ट किया जिससे एसेट इम्प्रूव हुआ, उसकी कंडीशन मेंटेन रही। तो अगर मैंने वो वॉल को तोड़ के कोई दूसरी वॉल बनवाई है या फिर नई छत बनवाई है, तो उसका जो कॉस्ट होगा उसको हम इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट, उसके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को उसको भी हम इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करने का सिर्फ वही तरीका है जो कॉस्ट ऑफ जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो गई। मान लो मैंने 50,000 रुपये खर्च किए किस पे, इंप्रूवमेंट, तो 50,000 इंटू एक फ्रैक्शन होगा, वो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर होगा कौन सा, इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर, और डिनोमिनेटर कौन सा होगा, फॉर द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट इज डन, और 2001 का इंडेक्स विच एवर इज लेटर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट टू द एसेट टुक प्लेस, जो भी फर्स्ट ईयर में जो भी टुक प्लेस हुआ हो उस ईयर में जो है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का लगा के आप इसको इन्फ्लेट कर दोगे। दूसरा है हमारा, जो कि हम नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो लग गया वहाँ पे ये नहीं लगेगा, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी फर्स्ट प्रोवाइजो लग गया वहाँ पे सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा। अब थर्ड प्रोवाइजो पे आते हैं। थर्ड प्रोवाइजो हमारा ये बोलता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ LTCG रेफर्ड इन सेक्शन 112A। जो 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो मत लगाना। दिस वाज थर्ड प्रोवाइजो। फोर्थ प्रोवाइजो पे आते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। अब देखो, पहला तो NR के लिए आपने कैलकुलेट किया, NR के लिए उसके सारे NR है आप, तो आप अगर NR है तो पूरे ट्रांसफर से लेके और एक्विजिशन में जितने भी पैसे आपके खर्च हुए, जितने भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई है, आप पूरे पैसे को क्या करते हैं, आप पूरे पैसे को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके, फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकाल के उसको INR में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर आप रेसिडेंट है तो आपके पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर तो आप सेकंड नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आप सेकंड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सेम बात है।
थर्ड प्रोवाइजो आपका बोलता है कि जहाँ पे 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, उसके लिए फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो जो है मत अप्लाई करना। फोर्थ प्रोवाइजो हमारा बोलता है अभी तक इसमें किसी एसेट को एक्सक्लूड नहीं किया है। सेकंड जो हमारा प्रोवाइजो है उसमें किसी एसेट को एक्सक्लूड नहीं किया है। सिंपल पढ़ने पे लग रहा है सारे एसेट पे लगेगा, बट यहाँ पे फोर्थ में कुछ एसेट को एक्सक्लूड कर दिया गया और वो एसेट है फॉर बॉन्ड डिवेंचर ऑफ एनी कंपनी फॉर बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट। अगर कोई बॉन्ड या डिवेंचर कोई कंपनी इशू कर रही है तो वो, या फिर बॉन्ड अगर कोई किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई बॉन्ड इशू किया है तो वो भी बॉन्ड, उस पर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड ये इसी नाम से ही इशू होता है कि आप इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशू हुआ है तो आप उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015, और अगर कोई एसजीबी इशू किया है आरबीआई ने 2015 स्कीम के अंदर, तो उस पे भी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज किसी बॉन्ड डिवेंचर पे जो है एनी कंपनी या फिर इशूड बाय गवर्नमेंट पे आपका बॉन्ड इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना अलाउड नहीं है। हो गया, ये था हमारा फोर्थ प्रोवाइजो। इसमें एक चीज है कि अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो एसजीबी होते हैं उसको हम एसजीबी बोलेंगे। आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एसजीबी बोलेंगे। अगर एसजीबी है और अगर आप इंडिविजुअल एसएससी हो और वो बॉन्ड जो है रिडीम हो जाती है, अगर एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है और आप इंडिविजुअल, मैंने एक एसजीबी होल्ड किया है और अगर कल को वो बॉन्ड रिडीम होती है तो उसके कैपिटल गेन पे मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर कोई अदर एसएससी है, जैसे कि अगर किसी फर्म ने किसी कंपनी में एसजीबी में इन्वेस्ट किया है तो उस पर कैपिटल गेन पे जो है कैपिटल गेन अराइज होगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा और उस पर टैक्स भी लग जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और अगर मुझे बॉन्ड रिडीम होता है तो मुझे वो कैपिटल गेन नहीं बनेगा, उस पर कोई ऐसा मानेंगे कैपिटल गेन अराइज ही नहीं हुआ। बट अगर मैं रिडीम से पहले, क्योंकि एसजीबी लिस्टेड होते हैं आजकल, आप जीरोधा खोलो आपको एसजीबी मिल जाते हैं, तो अगर आप वो एसजीबी को बिफोर अगर आप मैच्योरिटी अगर आप ट्रांसफर कर देते हो, मैं किसी को बेच देती हूँ, तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा और उस कैपिटल गेन के अराइज पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो, रिडम्पशन से पहले अगर आप उसको बेच रहे हो तो कैपिटल गेन अराइज होगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आते हैं अपने फिफ्थ प्रोवाइजो पे। तो ये जो फिफ्थ प्रोवाइजो है ये है हमारा एग्जेम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ऑन आरडीबीज, रिडम्पशन ऑफ आरडीबी। देखो, टेक्स्ट से समझ में नहीं आने वाला है, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट इसके पहले एक चीज़ बताती हूँ, ये सिर्फ एनआर के लिए है। एनआर ने चाहे इसे सब्सक्राइब किया हो या फिर सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया हो, दोनों ही केसेस में ये बेनिफिट अवेलेबल है कि आप जो है इस पे जो अगर फ्लक्चुएशन से, करेंसी फ्लक्चुएशन से अगर आपको कुछ गेन हो जाता है तो उस पर आपको बेनिफिट ये है कि आपका वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। अब सपोज करो कि आपका $1 इक्वल टू ₹70 है, ठीक है। आपको 70 लाख का एक बॉन्ड है जो कि परचेज करना है, तो आपने $1 लाख इंडिया में भेजा, एक 70 लाख का बॉन्ड परचेज कर लिया। अब इस पे जो है रिडम्पशन हुआ, 70 लाख एज इट इज़ रिडीम हो गया। आपकी जो इनकम हो गई, क्या हो गई, जो आपने इस पे इंटरेस्ट कमाया वो आपकी इनकम हो गई। अब होगा क्या, जब हम इसे वापस भेज रहे होंगे, तो सपोज़ करो जब आपने एक्वायर किया था तो $1 इक्वल टू कितना हो गया था, $1 इक्वल टू 70 था। जब आप यहाँ से भेज रहे हो, जब रिडीम हो रहा है, जब आप अपने पैसे निकाल रहे हो, तो $1 इक्वल टू 63 हो गया। तो अगर 70 लाख को डिवाइड बाई 63 करो तो $1,11,000 हो जाते हैं। तो आपको ऐसा तो लगेगा, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप एओ हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गेन हो गया, एक $1,11,000 जो है आप यहाँ से लेके जा रहे हो और आपका एक्विजिशन में जो है 1 लाख रुपीज़ था। तो यहाँ पे यही प्रोविज़न लेके आया गया थोड़े बेनिफिट देने के लिए कि आपको ये जो गेन हुआ है वो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने जब एक्वायर किया था तो 70 रुपीज़ था, अब आप लेके जा रहे हैं तो आपका 63 हो गया, $1 इक्वल टू 63 हो गया। तो ये जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड होने का प्रोविज़न है इसमें। तो जो हमारा प्रोवाइजर है वो ये बोलता है कि STT पेड ऑन सेल ऑफ शेयर यूनिट शैल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस एंड STT पेड ऑन परचेज ऑफ शैल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर यूनिट हेल्ड एज ए कैपिटल एसेट। मतलब
जब भी आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी देना पड़ता है। अब ये एसटीटी आपने परचेज पे करी हो या फिर सेल पे करी हो, एक बात का ध्यान रखना कि आप इसको ना ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करना, ना ही जब आप इसको सेल कर रहे होगे तो इसको सेल वाले प्राइस से रिड्यूस करना। इसका नो ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा? एसटीटी का नो ट्रीटमेंट होगा जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। सेक्शन 55 में ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है, बट इम्प्रूवमेंट छोटा सा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की गुडविल होती है ना, उसका जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है वो नील होता है। बिकॉज देखो, गुडविल आप एक्वायर करते हो, बिजनेस का गुडविल आप बनाते हो। अगर आप कुछ भी एक नई छोटी सी दुकान भी खोल रहे हो तो उसका भी गुडविल आपको बनाना पड़ता है, बट वो इनडिटर्मिनेट होता है। बट इम्प्रूवमेंट की कोई गुडविल नहीं होती है, गुडविल की इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, इसलिए वो नील होता है। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, इसका भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील होगा। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इम्प्रूवमेंट नील होगा। वेदर अदर एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी और द प्रीवियस ओनर, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इम्प्रूवमेंट बाय द एसएससी एंड द प्रीवियस ओनर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। बाकी अदर एसेट, अगर आप देखो, बिजनेस की गुडविल, प्रोफेशन की गुडविल को नहीं लिखा गया है, एक बात का ध्यान रखना, बिजनेस की गुडविल। दूसरा है हमारा राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। तीसरा है हमारा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इन तीनों चीज़ों की गुडविल जो होती है उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होता है वो नील होता है। बट अदरवाइज जो भी एसेट होते हैं उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होता है 1 अप्रैल 2001 के बाद से जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब मैंने आपको बताया ना कि हमेशा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने जो अपने बिल्डिंग का पेंट करवा दिया उसको नहीं लेंगे, हमेशा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लेंगे। जो आपने वॉल बनवा दी या फिर छत बनवा दिया या फिर अलग बाउंड्री करवा दी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर करेंगे। हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आते हैं। एक बात का ध्यान रखना, 1/4/2001 से पहले की हुई सारे, अच्छा मैंने वहाँ पे बोल दिया था 2001 से पहले अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर तो उसका जो इम्प्रूवमेंट की जो इंडेक्सेशन होगी तो उसको 2001 और लेटर ऑन करके मैंने बोला था, जैसे कि जो इंडेक्सेशन हम लगाएंगे वो 2001 या फिर जब हम उसके बाद से हमने परचेज़ की हो वो इंडेक्स लगा देंगे। बट 2001 से पहले की जितनी भी इंडेक्सेशन हुई है उसको इग्नोर करेंगे। आफ्टर 1/4/2001 के बाद से जो भी इंडेक्सेशन हुई है उसी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम सेल कंसिडरेशन में से लेस करेंगे, उसी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम इन्फ्लेट करके और तब उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो है, अगर गुडविल है बिजनेस या प्रोफेशन की, अगर आपने उसे एक्वायर किया है तो जो भी परचेज प्राइस है वो या सेल्फ जनरेटेड है तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। जैसे मैंने बताया ना कि आप एक छोटी सी दुकान का भी या गुडविल एक खुद बनाते हो, 10 साल 5 साल 6 साल आपको कुछ काम करना पड़ता है तब जाके आपका उसका गुडविल जनरेट होता है, तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जो वर्थ होती है वो नील होती है। बट अगर आपने एक्वायर किया है तो जो परचेज प्राइस होगा वो ही जो है, अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करेंगे, अगर कभी आप इस बिज़नेस को बेचते हो तो गुडविल की जो कॉस्ट होगी, जो परचेज प्राइस होगी वही होगी। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम वही परचेज प्राइस होगी, इसका सेल्फ जनरेटेड है तो नील होता है। टेनेंसी राइट जो होती है वही परचेज प्राइस, सेल्फ जनरेटेड नील होता है। स्टेज कैरेज परमिट्स परचेज प्राइस नील होता है, सेल्फ जनरेटेड। लूम आर्ट्स परचेज प्राइस होती है, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील होता है। राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, परचेज प्राइस, परचेज किए तो परचेज प्राइस, सेल्फ जनरेटेड है तो नील। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, परचेज किया है तो परचेज प्राइस और अदरवाइज नील हो जाता है। कॉस्ट, अब एक सुप्रीम कोर्ट का केस है BC श्रीनिवास शेट्टी, बहुत ही फेमस केस है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड asset other than those mentioned in section 55 is indeterminate, therefore no capital gain shall arise, example on sale of spontaneously grown trees। यहाँ पे ये केस ये बोलता है कि जो भी सेक्शन 55 में जितने एसेट मेंशन हैं, अगर उस एसेट को, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस हो गया या ट्रेडमार्क ब्रांड नेम हो गया, अगर आपने एक्वायर किया है तो जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी वही आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अगर आपने सेल्फ जनरेटेड किया है तो वो नील होती है, ये बात समझ में आती है। बट इसके अलावा अगर कोई ऐसा सेल्फ जनरेटेड एसेट है
जो कि खुद ही जनरेट हो गया, जैसे खास करके ट्रीज़ वगैरह खुद ही हो जाते हैं, कभी कभी आप लगाते नहीं हैं, हो जाते हैं। तो इसका जो सेल्फ जनरेटेड एसेट की जो भी गुड कॉस्ट होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है और इसलिए उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट डिक्लेयर्ड अंडर द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। 2016 में एक स्कीम आई थी कि अगर आपके पास ब्लैक मनी से कुछ इनकम आपने एक्वायर कर रखा है तो आप हमें वो डिस्क्लोज़ कर दीजिए, फिर वो आपको एक जनरल टैक्स जो लगता था उससे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगता था और फिर जो है वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गई और वो वाइट हो गई, ठीक है। अब उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसके लिए सिंपल सी आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है, अगर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में अगर आपने कुछ आप डिस्क्लोज़ करते हो जिसमें कि आपको ब्लैक मनी से अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई भी एक्वायर है तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो और इस पर आपको एक हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता था। तो अगर आप डिस्क्लोज़ आपने कुछ किया है तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका, वो जैसे एक लैंड है तो 1 जून 2016 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतना ही अमाउंट हम उसको अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे और उसका 45% जो है, उस फेयर मार्केट वैल्यू का 45% जो है आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आपने एसेट दिखाया है उसका कुछ ना कुछ पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उसको बेचेंगे तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उस डिक्लेरेशन स्कीम में डिस्क्लोज करी थी तो फिर उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, जिस दिन आपकी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुई थी उसी दिन को हम उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मान लेंगे। और अगर कोई अदर एसेट है तो एनी अदर एसेट 1 जून 2016 को, उस दिन को जो है हम मानेंगे कि यहाँ से इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू हो रही है और उसके बाद जो है कंटिन्यू टिल द डेट यू सेल दैट एसेट, उस दिन तक हम उस एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। अब जो है आई थिंक सो कि बड़े बड़े क्लासेस में नहीं डालूँगी तो मुझे यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि क्लासेस जो है मैं जल्द से जल्द अपडेट करती जाऊँ। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टडिंग। बाय बाय।